हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी का क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 351 तक कवर किए थे। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 352 से, और पेज नंबर 83 तक किए थे, और उसके बाद से ये पेज नंबर 84 से स्टार्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आज के सेशन में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है, जो हिस्ट्री से पूछा गया है बीपीएससी में, जितने भी सारे बीपीएससी में पूछा गया हिस्ट्री से क्वेश्चन, वो सारे का यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में दिया गया है। तो आज ये खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसके जस्ट बाद जो है वही लाया जाएगा। ठीक है, तो आज का 352 नंबर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिलान कीजिए, पुस्तकें दिया हुआ है और यहाँ पे लेखक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बुक है वो कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, सॉरी इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ताराचंद के द्वारा। तो पहला सही है, मतलब ए हो गया। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये के दत्ता के द्वारा लिखा गया था, तो दो का ई हो गया। उसके बाद है आनंद मठ, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका हो गया 3 का एफ। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है, तो चौथा का सी हो गया। आवर इंडियन मुसलमान्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है W हंटर के द्वारा, तो ये हो गया इसका बी। इस हिसाब से अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद के द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ लिखा गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसका कथानायक सन्यासी विद्रोह, जो 1763 से 1800 पर आधारित है। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो लिखा गया है, ये राजा राम मोहन राय की जो कृति है। और आवर इंडियन मुसलमान्स, ये लिखा गया है W हंटर की ये रचना है। और के दत्ता ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। अगला क्वेश्चन है 353 नंबर, इसमें कहा जा रहा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। अमेरिका में वैंकूवर की फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधार की आवाज़ उठाई गई, और वर्ष 1910 में भारतीय सेना ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का आह्वान भी किया था। तो याद रखिएगा, फ्री हिंदुस्तान जो अखबार शुरू किया गया था अमेरिका में, ये तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। 354 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? ये बुक है, इसके लेखक है वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा ये बुक लिखा गया, तो सही आंसर हो गया डी। और देखिए, ये जो है इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है वेलेंटाइन सिरोल जी थे, और इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था कि भारत में अशांति का जन्मदाता तिलक है। इसके लिए तिलक जी ने इन पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किए थे। अगला क्वेश्चन है 355 नंबर, इसमें कह रहा है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है इनके लेखक। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्रय वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बंगाल के साहित्य को एक नई दिशा दी। अगला क्वेश्चन है 356 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशनल का जो प्रकाशन हुआ करता था, ये पटना से किया जाता था। एक्सप्लेनेशन है, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 357 नंबर, इसमें कहा जा रहा है झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा गया था श्यामलाल पार्षद के द्वारा, सही आंसर है इसका डी। झंडा गीत की रचना का श्रेय जाता है श्यामलाल गुप्ता पार्षद को प्राप्त जाता है। 358 नंबर क्वेश्चन का रहा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष की? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ जो है राज विद्रोह का मुकदमा दायर किया। इसमें जो था, जो जूरी के सदस्य होते हैं, तो उसमें जूरी के 2 सदस्य जो भारतीय सदस्य के थे, उसके असहमति के बावजूद भी तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि तिलक को कब सज़ा हुआ था? तो याद रखिएगा 1908 में। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। 359 नंबर, इसमें कहा जा रहा है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, मतलब स्वतंत्रता के बाद, तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी।
सही आंसर है बी। दिया हुआ है कि सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेता से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ के एक स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। ये अक्सर बीपीएससी में पूछा गया कि स्वतंत्र पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। 360 नंबर क्वेश्चन का रहा, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है इसका ए। का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो वर्ष 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। और वर्ष 1913 में उन्होंने गीतों की पुस्तिका जिनका नाम था गीतांजलि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और वही गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। 361 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 362 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये थे कौन, मड़वा। बेसिकली ये जो मड़वा नाम देख रहे हैं ये वहाँ के समुदाय के नाम हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली में, जिसको शिवकाशी के नाम से भी जानते हैं तमिलनाडु में, भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने के पर क्या हुए नडार जनजाति के लोग और मरवा समुदाय के जो लोग थे इसके मध्य में संघर्ष छिड़ गए और इसके बाद क्या हुआ, दंगा हो गया। ठीक है, तो ये मरवा जनजाति के थे। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो ये थे कौन, अरुणा आसिफ अली। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अरुणा आसिफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रवादी सेनानी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसिफ अली ने भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन्स के गठन में सहयोगी भी रही। 1958 में दिल्ली में मेयर बनी। फिर पेट्रियार्ड समाचार पत्र की स्थापना भी की। ये याद रखिएगा, पेट्रियार्ड जो है समाचार पत्र, ये अरुणा आसिफ अली के द्वारा चलाया गया था। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद भी भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो अरुणा आसिफ अली का रहा है। 364 नंबर क्वेश्चन का रहा है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री कौन थे, ये लियाकत अली खां को बनाया गया था वित्त मंत्री। अंतरिम सरकार का गठन अक्टूबर 1946 में जो बना था उसमें वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास था और गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास तथा विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू खुद अपने पास रखे थे। 365 नंबर में, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो यह कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 366 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग हुआ करता था इनके पास। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग हुआ करता था और बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है 367 नंबर, इसमें कहा जा रहा है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और 1923 में अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इस अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया। उन्होंने अंग्रेजी में हिंदुस्तान
द इंडियंस यूनियन, अभ्युदय, द लीडर नाम का प्रकाशन किया था। ये जो न्यूज़पेपर हम नाम बताएं इसको याद रखिएगा, हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, द लीडर, ये प्रकाशन प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन है 368 नंबर, इसमें कहा जा रहा फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो इनका असली नाम वो क्या था, खान गफ्फार अब्दुल गफ्फार, सॉरी खान गफ्फार खां या अब्दुल गफ्फार खां भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो सही आंसर उसका हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में है कि एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं और बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ़ख्र अफ़गान आदि नामों से भी जाने जाते हैं। उन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे बिहार के। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे भी ये मतलब काम किए थे या बने। तो 369 का सही आंसर हो गया बी। जो बिहार वाले हैं वो हमको बताइए कि ये राजेंद्र प्रसाद का डिस्ट्रिक्ट कौन सा था बिहार में, या कौन सा है। क्वेश्चन है 370 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, तो ये कहाँ के थे, अमहारा के थे। रामचंद्र शर्मा अमहारा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता हुआ करते थे रामचंद्र शर्मा। 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था इसको। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था गिरफ्तार करके। अगला क्वेश्चन है 372 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो ये किया था गुट निरपेक्षता, जिसको नल अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सही से समझ में आएगा। दिया हुआ नेहरू तथा भारत की मुख्य रूप से यही रही है नीति कि शांति और निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में। माउंटबेटन ने घोषणा किए थे कि जब भारत का विभाजन हो जाएगा, मतलब जब जो दो देश बन जाएगा पाकिस्तान और भारत में पड़ने वाली देशी रियासतों को प्रश्न का जो निपटारा है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। कि नेहरू ने रियासतों को एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा और सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं था, तो वो कौन थे, कुर्मी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहर, राजपूत ये सब जो हुआ करता था वर्चस्वशाली जाति हुआ करता था, जबकि कुर्मी जाति कोई वर्चस्वशाली नहीं जो रवैया था वो अपनाए थे। तो सही आंसर हो गया डी, कुर्मी। 375 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो थे कौन, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जो थे वो कहाँ के थे, वो देवबंद के थे। अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित है। ये देवबंद आंदोलन हुआ करते थे, देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया, ये प्रकाशन याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद का प्रकाशन है अल नदवा। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और इंडियन वुमेन्स फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही। ये इंडियन विंग्स फ्रीडम जो है ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है अब्दुल कलाम आज़ाद की। ये दोनों पुस्तक, ये प्रकाशन और ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा।
तो 76 का रहा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो वो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी 1948-1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक बने रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस से क्या कर लिए, वो मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़ दिए और अपना एक पार्टी का गठन किया जिस पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 377 नंबर। इसमें कहा जा रहा है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो ये था 1773 में पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त मतलब जो भ्रष्टाचार फैले थे, कुशासन फैले थे, उसको दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। इसके तहत मद्रास बम्बे प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारन हेस्टिंग थे। ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 378 नंबर। इसमें कह रहा वही रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। 379 ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ये ऐतिहासिक था, चार्टर एक्ट ये ऐतिहासिक था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी ऐतिहासिक था, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये ऐतिहासिक नहीं था, क्योंकि ये जब ब्रिटिश राज खत्म हो गया उसके बाद लाया गया। ठीक है। तो सही आंसर कौन हो गया, डी। का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में, चार्टर एक्ट लाया गया था 1833 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1919 में, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के भी नाम से या एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ये ब्रिटिश संसद का काम ही नहीं था। 380 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो इसका सही आंसर यही है, 1835 में किया गया था, 1867 में किया गया था, 1878 में किया गया था और 1908 में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बेहतर हम लोग को समझ में आएगा। दिया हुआ है कि विधानों की दमनकारी नीति को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तक था उसका पंजीकरण अधिनियम 1867 में पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। ये याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के अगर कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता है मतलब सरकार के अगर खिलाफ हो या सरकार के बिना पूछे कोई भी लेख आप नहीं लिख सकते हैं जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। मतलब किसी भी कंडीशन में आप अंग्रेजी सरकार को आलोचना नहीं कर सकते। अगर किए तो वो प्रेस को या तो बंद कर दिया जाता था या तो अपने कब्जे में ले लिया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया था 1908 में। ठीक है, 1908 में पारित किया गया था, जिसके तहत ऐसी किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप होगा। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत जो है बाल गंगाधर तिलक को 6 साल का सजा हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। 381 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीब वर्ष पहचानिए। तो ये कौन सा है, ये है 1925 और 1925 दोनों सेम वर्ष में हुआ था। ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में कानपुर और नागपुर में हुई थी। क्वेश्चन कह रहा 382 नंबर, ये कह रहा कैथरीन मेयो, एल्डस हक्ले, चार्ल्स एंड्रू और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो देखिए इसमें बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहा गया है कि उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की हालतों पर जो टिप्पणी किए थे। ठीक है, ये सारे लोग, तो सही आंसर इसका ये हो गया। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सही से समझ में आएगा। दिया हुआ है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्ले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत की हालतों पर टिप्पणी लिखी थी। मदर इंडिया की लेखक कैथरीन मेयो ने की थी और विलियम डिग्बी ने इन्होंने लिखी थी द अवेकिंग ऑफ इंडिया लिखी थी। आगे है चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे और वर्ष 1904 में भारत पहुंचे थे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापक का कार्य कर रहे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रिका के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्ले ने 20वीं सदी में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत
यात्रा वृत्तांत तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा कि उस टाइम में मतलब 20वीं सदी में भारत का स्थिति क्या था। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा सेशन आज ख़त्म होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री का जो सेशन था, जो मतलब क्वेश्चन बैंक का जो बीपीएससी में पूछा गया वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है 87 नंबर पेज पे। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है ये भारतीय राज व्यवस्था का सब्जेक्ट है, जो हम लोग अब यहाँ से जो इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक लेके। ठीक है, धन्यवाद।